नमस्कार छात्रों, हम अनुवाद इस इकाई के अंतर्गत अगला मुद्दा जो है अनुवादक के गुण, इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने अनुवादक के गुणों के भीतर मुख्यतः दो गुणों की चर्चा की है। इसमें हमने देखा कि पहला जो अनुवादक का गुण है वो है लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा का समान अधिकार जो है या संपूर्ण ज्ञान जो है अनुवादक के पास होना चाहिए। और दूसरा हमने देखा कि भाषिक समाज की संस्कृति का ज्ञान जो है अनुवादक को होना जरूरी है, अर्थात इसका विश्लेषण भी हमने देखा है। अब तीसरा जो अनुवादक का गुण है वो है विषय का समुचित ज्ञान, अर्थात अनुवादक के पास वह जिस सामग्री का अनुवाद कर रहा है वह सामग्री जिस किसी विषय से संबंधित है उस विषय का अनुवाद ज्ञान जो है उसके पास होना आवश्यक है। विषय का समुचित ज्ञान से तात्पर्य क्या है, विद्वानों के द्वारा जो भी कुछ विश्लेषण यहाँ पे दिया है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, अनुवादक जिस विषय का अनुवाद कर रहा होता है उसे उस विषय का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा अनुवाद अर्थहीन होगा या कभी भी उल्टा अर्थ देने वाला अनुवाद हो जाता है। मतलब देखिए, अगर संबंधित अनुवादक को उस विषय का ज्ञान ही नहीं है तो शायद वहां पे अनुवाद जो है उल्टा भी वहां पे हो सकता है और अर्थहीन भी वो बन सकता है, क्योंकि एक ही शब्द अलग अलग विषयों में अलग अलग अर्थ देता है। देखिए, जितने भी विषय यहाँ पे आ जाते हैं उन सभी विषयों में जो भी शब्द आते हैं तो वह शब्द जो है प्रत्येक विषय क्षेत्र के आधार पर वहां पे अलग अलग अर्थ देता हुआ दिखाई देगा। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूं। अंग्रेजी का एक शब्द है पोस्ट, POST, अर्थात पोस्ट शब्द का बैंकिंग जगत में अर्थ होता है प्रविष्ट, पद या तैनाती। अर्थात बैंक के क्षेत्र में पोस्ट इस शब्द का अगर अर्थ वहां पे लिया जाता है तो किसी पद के संदर्भ में, किसी तैनाती के संदर्भ में या प्रविष्टि के संदर्भ में वहां पे वो अर्थ लिया जाता है। सामान्य जनता व सामान्य बोलचाल में इसका अर्थ डाक तथा क्रिया रूप में प्रयोग करने पर अर्थ हो जाता है पत्र डालना। अर्थात अगर हम सामान्य व्यवहार में अगर इस पोस्ट शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो विशेषतः हम उसका अर्थ डाक या पोस्ट ऑफिस के साथ जोड़ देते हैं, या क्रिया रूप में अगर इसकी चर्चा करते हैं या उसको स्वीकारते हैं तो पत्र डालने की क्रिया को पोस्ट कहा जाता है। यदि यह शब्द डिग्री के साथ लग जाए तो उत्तर जैसे पोस्ट ग्रेजुएट जैसे कि स्नातकोत्तर, अर्थात ग्रेजुएशन के बाद वाली डिग्री स्नातकोत्तर, अर्थात पोस्ट का अर्थ वहां पे उत्तर के रूप में वहां पे आ जाता है। यदि अन्य शब्दों में उपसर्ग की भांति लगे तो कैप पोस्ट, यदि सेना या पुलिस या चुंगी में प्रयोग हो तो अर्थ होगा चौकी, अर्थात चेक पोस्ट। देखिए, यहां पे लगभग 3-4 क्षेत्रों की बात की जा रही है। पहले हमने बैंक से संबंधित पोस्ट देखा, तो बैंक में वही यह पोस्ट जो है पद से संबंधित है, स्थान से संबंधित है। उसके बाद सामान्य व्यवहार में हमने देखा कि यहाँ पे पोस्ट का शब्द आ जाता है डाक विभाग से संबंधित या डाकघर से संबंधित। उसके बाद क्रिया रूप में भी इसका अर्थ वहां पे लिया जाता है। इसके बाद डिग्री के साथ अगर ये जुड़ जाता है तो उत्तर के रूप में वहां पे पोस्ट शब्द का अर्थ आ जाता है। उसी प्रकार सुरक्षा के क्षेत्र में या आर्मी के क्षेत्र में या जो सिक्योरिटी होती है उसके संदर्भ में ये शब्द वहां पे जब आ जाता है तो वहां पे पोस्ट का अर्थ वहां पे चुंगी या चौकी के रूप में वहां पे ये चेक पोस्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात निगरानी के रूप में। तो हमने देखा कि एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों में वहां पे प्रस्तुत होने के कारण उस शब्द का अर्थ जो है विभिन्न प्रकार से वहां पे प्रस्तुत हो रहा है। अतः विषय के अनुसार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए अच्छे अनुवादक के लिए या अच्छे अनुवाद के लिए विषय का उत्तम ज्ञान होना अत्यावश्यक है। मतलब विषय से संबंधित आने वाले जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों का ज्ञान और वह किस विषय से संबंधित आया है, किस क्षेत्र से संबंधित आया है, तब वहां पे अनुवादक के लिए ये महत्वपूर्ण
गुण बन जाता है कि उसको अगर विषय का ज्ञान नहीं है तो मान लीजिएगा कि उसके कारण वहां पे गलत अनुवाद भी वहां पे हो सकता है। तो इस तरह से ये तीसरा गुण जो है, विषय का समुचित ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। चौथा गुण है पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। देखिएगा कि ये पारिभाषिक शब्दावली जो है ये प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दावली मानी जाती है। विशेषतः बैंक क्षेत्र में या रेलवे के क्षेत्र में या जितने भी विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की जितने भी हमने संसाधन वहाँ पे निर्माण किए हैं, उन सभी संसाधनों को भाषिक तौर पर अगर उसे रूपायित करना है या उसका इस्तेमाल करना है तो हमने पारिभाषिक शब्दावली को स्वीकार किया है और उस प्रत्येक संसाधन के शब्दों को वहाँ पे हमने विशिष्ट अर्थ में ग्रहण किया है। तो ये पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान जो है अनुवादक के पास होना कितना आवश्यक है उसके बारे में कुछ विद्वानों का मानना है। देखिए, अनुवादक का चौथा गुण है कि उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा शब्द पारिभाषिक है और कौन सा शब्द सामान्य शब्द है। देखिएगा, पारिभाषिक शब्द और सामान्य शब्द में अंतर क्या होता है? तो अंतर ये होता है कि सामान्य शब्द के ज्यादातर 3 अर्थ निकलते हैं और पारिभाषिक शब्द का केवल एक ही अर्थ वहां पे प्रयुक्त होता है। अर्थात पारिभाषिक शब्द के अर्थ सीमित किए जाते हैं, उसकी सीमा बांध दी जाती है, उसे परिभाषित किया जाता है। सामान्य अर्थ वाले जो शब्द होते हैं या सामान्य शब्द जो होते हैं उसको हम ज्यादातर 3 अर्थों में वहां पे ग्रहण कर सकते हैं। तो पारिभाषिक शब्द और सामान्य शब्द, इसकी पहचान जो है अनुवादक को करनी आनी चाहिए। पारिभाषिक शब्द का ज्ञान न होने से सही अनुवाद हो ही नहीं सकता। अर्थात वह शब्द किस विषय से संबंधित है, वह शब्द सामान्य शब्द है या पारिभाषिक शब्द है, अगर ये अनुवादक नहीं जानता तो उसका सही अनुवाद वो नहीं कर पाएगा। जैसा ऊपर उदाहरण में दर्शाया है कि पासबुक हैज बीन पोस्टेड, अर्थात पोस्ट का जो शब्द वहां पे हमने क्रिया रूप में लिया था कि हमने पत्र भेज दिया या पत्र डाल दिया, इस रूप में पोस्टेड का अर्थ वहां पे आ जाता है। तो अंग्रेजी में एक उदाहरण आता है, देखिए, पासबुक हैज बीन पोस्टेड। अब ये जो वाक्य है इसका अनुवाद जो है, अगर अनुवादक पारिभाषिक शब्द को नहीं पहचानता है या सामान्य तौर पर अगर उसका अर्थ वो लेता है तो वहां पे कितनी गड़बड़ी होती है। देखिएगा, पासबुक हैज बीन पोस्टेड का अर्थ होता है पासबुक प्रविष्टि कर दी गई है, अर्थात पासबुक में एंट्रियां प्रविष्टियां कर दी गई है। इसका अर्थ यह नहीं होगा कि पासबुक डाक से भेज दी गई है। अब देखिएगा, बैंक से संबंधित यहाँ पे ये वाक्य है पासबुक हैज बीन पोस्टेड, अर्थात इसका मतलब ये है कि पासबुक में जो भी कुछ एंट्रियां करनी होती है, प्रविष्टियां करनी होती है, वो कर दी है, न कि इसका अर्थ जो है पासबुक डाक से भेज दी गई है। अगर ये अनुवादक उस प्रकार का अनुवाद वहां पे करता है तो मान लीजिएगा कि यह अनुवाद गलत वहां पे सिद्ध होता है। यह अंतर शब्दों के पारिभाषिक स्वरूप को पहचानने पर ही संभव है, अर्थात उस विषय में या उस सामग्री में आए हुए शब्दों के पारिभाषिक रूप को पहचानने पर ही यह अंतर हमें करने आ जाएगा, तभी जाकर हम सही अनुवाद कर पाएंगे। तो इसलिए अनुवादक के पास पारिभाषिक शब्दावली का भी ज्ञान जो है वहां पे होना आवश्यक है। अगर वो सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द को पहचानता नहीं है या उसमें अंतर नहीं कर पाता तो वहां पे अनुवाद कहाँ का कहाँ चला जाता है और सामग्री जिस रूप में वहां पे आती है उस सामग्री में मौजूद जो भी शब्दावली है उस शब्दावली को अनुवादक ने बहुत बखूबी जो है परखना जरूरी है, पारिभाषिक शब्दावली, सामान्य शब्दावली, और उसी के अनुसार वहां पे अनुवाद जो है करना जरूरी है। तो इस तरह से ये चौथा गुण जो है अनुवादक को होना चाहिए, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। अगला जो गुण है पांचवा, शब्दकोशों के उपयोग एवं कोशों की जानकारी, अर्थात अनुवाद करते समय विभिन्न प्रकार के शब्दकोश जो है अनुवादक को वहां पे सहायक के रूप में या सहायता के रूप में, साधन के रूप में वहां पे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रत्येक विषय में प्रस्तुत होने वाले जो शब्द होते हैं वह उस विषय के आशय को वहां पे स्पष्ट करते हैं और उस आशय तक पहुंचने के लिए अनुवादक के पास विभिन्न प्रकार के शब्दों के पर्याय वहां पे उपलब्ध होने जरूरी है और ये पर्याय जो है शब्दकोशों के माध्यम से वहां पे अनुवादक को सहायता पहुंचाते हैं। तो शब्दकोशों का उपयोग कैसे करना है
और कितने प्रकार के शब्दकोश होते हैं इसकी भी जानकारी अनुवादक को होनी चाहिए। मान लीजिएगा कि इसका भी ज्ञान होना चाहिए, ये भी एक गुण है। तो गुण हमने देखा पांचवा, देखिए शब्दकोशों के उपयोग एवं कोशों की जानकारी जो है अनुवादक को होनी चाहिए। विद्वानों के मतानुसार यह गुण क्या कहता है, देखिए अनुवादक का यह एक गुण है कि उसे शब्दकोशों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। एक भाषी कोश, संदर्भ कोश, द्विभाषी कोश, त्रिभाषी कोश, संस्कृति कोश, अर्थात ये जो कुछ कोशों के प्रकार जो है इसकी भली भांति जानकारी जो है अनुवादक को होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी सामग्री का अनुवाद करते समय अब हमें कब जरूरत पड़ती है कि कौन से संदर्भ कोश की या द्विभाषी कोश की या सांस्कृतिक कोश की या निष्पत्ति कोश की, तो ये सभी कोश जो है अनुवादक को बखूबी मालूम होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी उसको मालूम होना चाहिए। कौन से शब्दकोश का उपयोग कब किया जाना है इसकी जानकारी अति आवश्यक है। अनुवादक को कौन सा शब्दकोश कहाँ पे लगने वाला है, कहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, इसका ज्ञान जो है या इसकी जानकारी उसके पास होनी बहुत आवश्यक है। साथ ही शब्दकोश को देखने की कला में प्रवीण होना चाहिए। मतलब अनुवादक जो है शब्दकोश में शब्द कैसे ढूंढना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अर्थात उसको देखना कैसे है, यह कला जो है अनुवादक को अवगत होनी चाहिए। अन्यथा शब्द का अर्थ ढूंढने में काफी विलंब वहां पे हो सकता है। अर्थात शब्दकोश बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमने तो उनको देखा है, तो उसमें हमारे लिए जो आवश्यक शब्द है उसको ढूंढने की कला या उस प्रकार का कौशल जो है अनुवादक के पास नहीं है, तो किसी शब्द को अर्थ को ढूंढने के लिए बहुत समय वहां पे लग सकता है। वह कभी कभी अनुवादक प्रभावशात भी शब्दकोश देखने में रुचि नहीं लेता, अर्थात प्रमादवश भी वह जो क्या करता है कि गलती से किसी शब्द का अर्थ वहां पे वो धारण कर लेता है और उसी को ही वह अर्थ के रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो ये गलती के रूप में भी वो कभी कभार जो है शब्दकोश में रुचि नहीं लेता। अतः कोश देखने व इसके उपयोग में निपुण होना अनुवादक का एक महत्वपूर्ण गुण है। मतलब अनुवाद करते समय बहुत सारे शब्दकोशों का इस्तेमाल अनुवादक को करना पड़ता है और इन शब्दकोशों को देखने की कला या उसके उपयोग में उसको निपुण होना चाहिए, पूरा ज्ञान जो है उसके पास होना चाहिए। और ये भी एक जो है अनुवादक का गुण हम मान सकते हैं। ये अनुवादक का पांचवा गुण है। छठा गुण है निष्ठा। देखिए अनुवाद निष्ठा के साथ किया जाने वाला कार्य है। मतलब आपने जिस सामग्री का अनुवाद करने के लिए लिया है उस सामग्री का अनुवाद करते समय वह अनुवादक जो है उस विषय के प्रति, उस अनुदित सामग्री के प्रति जो है निष्ठावान होना जरूरी है। विद्वानों का मत यह है, देखिए अनुवादक को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है कि सामग्री हम अनुवाद के लिए लेते हैं, आज एक पन्ना करते हैं, फिर 2 महीने बाद दूसरा पन्ना शुरू कर देते हैं, फिर 6 महीने बाद तीसरा पन्ना लेते हैं। तो ये जो निष्ठा वाली जो बात है या अपने कर्तव्य वाली जो बात है यहाँ पे अनुवाद में वहां पे लागू हो जाती है। अर्थात अनुवादक ने अगर कोई काम हाथ में लिया है तो उसे पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य समझकर जो है उसे पूरा करना उसका एक कर्तव्य होता है। देखिए अनुवादक को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, अन्यथा निष्ठा के अभाव में अनुवाद अपूर्ण ही होगा। मतलब देखिएगा कि अगर अनुवादक को उस अनुवाद से संबंधित कोई लेन देन नहीं है या उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तब अनुवाद वहां पे कह नहीं सकती वो पूरा ही होगा या अधूरा ही अनुवादक जो है उसको छोड़ सकता है। तो इसलिए अनुवादक को उस सामग्री के प्रति, उस कार्य के प्रति, उस काम के प्रति जो है निष्ठा बरतनी जरूरी है। साथ ही बीच बीच में अनुवाद छोड़ना, कठिन शब्दों का अधिकाधिक लिप्यंतरण व निर्जीव अनुवाद जैसी बुराइयां आ जाएंगी। मतलब क्या है, अगर उस अनुवादक के पास अपने कार्य के प्रति निष्ठा नहीं है तो समझ लीजिएगा कि अनुवादक कुछ शब्दों को छोड़ देता है, कुछ शब्दों का लिप्यंतरण कर देता है और वह अनुवाद जो है एकदम निर्जीव बन जाता है। तो ये अनुवाद जो है ज्यादातर सफल नहीं होते। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए जब हम निष्ठा वहां पे लेते हैं या निष्ठा के साथ वो करते हैं तो काम सफल बन जाता है। अगर वो उस काम में हमने निष्ठा या अपना कर्तव्य नहीं दिखाया है या निष्ठा के साथ हमने वो काम नहीं किया है
तो वो काम जो है निश्चित तौर पर असफल वहां पे हो जाता है। तो इसलिए अनुवादक को अनुवाद में सफल होने के लिए उस कार्य के प्रति पूर्णतः निष्ठावान होना अत्यावश्यक है। ये अनुवाद का निष्ठा नामक जो है छठा गुण है। ठीक है, तो ये लगभग 6 गुण हमने अब तक देखे हैं। अगले जो भी कुछ गुण हैं वो मैं अगले लेक्चर में आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए इतना आप 1-2 बार सुन लीजिएगा। अगले लेक्चर में मैं अगले गुणों के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।